17 सितंबर 2019 को इसराइल में लेजिस्लेटिव इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले थे। उन इलेक्शन से एक हफ्ता पहले 10 सितंबर 2019 को इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो ये अनाउंस करते हैं कि अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो जॉर्डन वैली को एनेक्स कर लेंगे और वेस्ट बैंक के अंदर जितनी भी ज्यूइश सेटलमेंट हैं उन सारी की सारी सेटलमेंट्स को वो एनेक्स कर लेंगे। उसके बाद 13 अगस्त 2020 को यूएई के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स अनवर गर्गाश ये अनाउंस करते हैं कि वो इसराइल के साथ एक एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं और अपने रिलेशनशिप जो है इसराइल के साथ नॉर्मलाइज करने वाले हैं। इस डील को जस्टिफाई करने के लिए वो ये कहते हैं कि ये डील अगर साइन हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो है जॉर्डन वैली को एनेक्स नहीं करेंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि इस डील की वजह से 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है उसे एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जॉर्डन वैली है क्या, ये वेस्ट बैंक क्या है, क्यों बेंजामिन नेतन्याहू इस जॉर्डन वैली को एनेक्स करना चाहते हैं एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, ऑन पर्पस इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में मैं आपको इसराइल और फलस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरा का पूरा समझाने वाला हूँ, वरना ये डील जो है आपको समझ नहीं आएगी। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फलस्तीन है क्या, इसराइल क्या है, उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, ये जॉर्डन वैली क्या है, वेस्ट बैंक क्या है, जेरूसलम जो हमेशा न्यूज में आता है ये है क्या, मस्जिद अल अक्सा का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ये गोलन हाइट जो हर बार न्यूज में आप सुनते हो ये क्या है, ये गाजा स्ट्रिप क्या है एंड सो ऑन। उसके बाद पार्ट सेकंड में हम यूएई इसराइल डील जो है उसे डिस्कस करेंगे। हम उसमें देखेंगे कि इन्होंने क्या किस किस चीज़ों पे एक दूसरे के साथ एग्री किया हुआ है, एक्सपर्ट्स इस डील के बारे में क्या कहते हैं, अलग अलग स्टेट्स का इनको लेकर क्या रिएक्शन है एंड सो ऑन। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सजाद खान फ्रॉम इंस्पायरेशन आईएएस। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएई इसराइल डील के बारे में। और इस डील को अच्छे से समझने के लिए मैप पे कुछ लोकेशंस को हमें आइडेंटिफाई करना जो है वो जरूरी है। तो आइडिया देने के लिए अगर ये रहा हमारा इंडिया तो ये रहा हमारा यूएई और हमारा इसराइल जो है वो यहाँ पे ये है इसराइल। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है डील होने वाली है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको इसराइल और फलस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को समझाने के लिए सबसे पहले मुझे आपको इसराइल और फलस्तीन का जो मैप है वो शो करना पड़ेगा। तो चलिए हम सीधा इसराइल और फलस्तीन का जो मैप है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, ये रहा हमारा करंट मैप जो है इसराइल और फलस्तीन का। 1948 का जो रेजोल्यूशन था यूनाइटेड नेशन का, उससे पहले ये वाला एरिया जिसे मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, इस सारे के सारे एरिया को फलस्तीन कहा जाता था। तो उस रेजोल्यूशन में 2 हिस्से हुए, 2 स्टेट्स बनी, फलस्तीन अलग और इसराइल अलग। ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर का सारा जो है ये इसराइल है। और जो ऑरेंज कलर के 2 पैच देख रहे हैं आप, ये वाला पैच और ये वाला पैच, ये फलस्तीन है। ये वाले पैच को वेस्ट बैंक कहा जाता है। ये वाला पैच जो आप देख रहे हैं, इस वाले पैच को वेस्ट बैंक कहा जाता है। और ये वाला पैच जो आप देख रहे हैं, ये वाला पैच जो है इसे गाजा स्ट्रिप कहा जाता है। यही वो गाजा जो बार बार न्यूज में आ रहा है। इस गाजा स्ट्रिप की इस साइड पे मेडिटेरियन सी है और यहाँ पे जो है इजिप्ट है। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, इजिप्ट का है। और मैं आपको बता दूं कि जो आप वेस्ट बैंक देख रहे हैं ना पूरा का पूरा, जिसका मैंने आपको बताया कि ये फलस्तीन है, ये भी सारा का सारा फलस्तीन के पास नहीं है। इसमें से भी लगभग 50% जो है वो इसराइल ने उस पर कब्जा कर लिया है। अब मैं आपको एक्चुअल मैप दिखाता हूँ कि एक्चुअल मैप फलस्तीन का है कैसा। देखिए, ये है एक्चुअल मैप। इस मैप में आपको समझ आएगा कि फलस्तीन कौन सा है और इसराइल कौन सा है। जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये रेड कलर का वेस्ट बैंक के अंदर भी ये जो रेड कलर है इतना ही फलस्तीन है। और गाजा स्ट्रिप में ये पूरा का पूरा क्या है, फलस्तीन है। बाकी इस वेस्ट बैंक के अंदर भी आपको जो क्रीम कलर दिख रहा है, क्रीम कलर, इन्हें इसराइली सेटलर्स कहा जाता है। मतलब इस इसराइल से उठ के जो यहाँ बंदे आए हैं और जबरदस्ती यहाँ पे आर्मी की मदद से कब्जा कर लिया, यहाँ कंस्ट्रक्शंस बनाई है, इसे इन्हें इसराइली सेटलर्स कहा जाता है। ठीक है, तो आज के बाद जब भी न्यूज में फलस्तीन का नाम आएगा तो याद रखिएगा यही फलस्तीन है। ये रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, इतना ही फलस्तीन है। ये फलस्तीन है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, और जब इसराइल का नाम आएगा तो ये वाला एरिया जो है नीचे तक वो इसराइल है और उसमें भी वेस्ट बैंक के अंदर घुसा हुआ है ये इसराइल है। अब न्यूज में अक्सर आपने सुना होगा मस्जिद अल अक्सा के बारे में और जेरूसलम के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ कि मस्जिद अल अक्सा कहाँ पे है और ये जेरूसलम कहाँ पे है। देखिए, जेरूसलम जो है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये वाले जेरूसलम को कहा जाता है वेस्टर्न जेरूसलम और ये वाला जो है इसे कहा जाता है ईस्टर्न जेरूसलम। ये जो वेस्टर्न जेरूसलम है ये 1948 में ही इसराइल ने इस पे कब्जा कर लिया था इल्लीगल तरीके से। मैं आपको बताऊंगा इल्लीगल तरीका क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये इल्लीगल है। तो उसके बाद ये वाला जो दिख रहा है आपको, जिसको मैंने कलर नहीं किया है, इसे कहा जाता है ईस्टर्न जेरूसलम। ये वाला जो है ये ईस्टर्न जेरूसलम है। और मस्जिद अल अक्सा जो है वो ईस्टर्न जेरूसलम के अंदर है। यहाँ पे ये लोकेशन है उसकी, ये यहाँ पे मस्जिद अल अक्सा है। और ये जो जेरूसलम है, ये
जूस और मुस्लिम्स दोनों के लिए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दोनों के दोनों जो है मस्जिद अल अक्सा के कंपाउंड पे कब्जा चाहते हैं। अब मैं आपको मैप के थ्रू बताने वाला हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो पिछले साल प्रॉमिस किया था इलेक्शन के दौरान कि मैं जॉर्डन वैली पे कब्जा करूंगा, वो जॉर्डन वैली कौन सी वाली है, मैं दिखाता हूँ आपको कि वो जॉर्डन वैली कहाँ पे है। इस वेस्ट बैंक के अंदर ही है जॉर्डन वैली। देखिए ये वाला आपको कलर दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर का, ये जॉर्डन वैली है। वो कह रहे हैं कि इस जॉर्डन वैली के ऊपर पूरा का पूरा मैं कब्जा कर लूंगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये वेस्ट बैंक के अंडर है, जो फलस्तीन की प्रॉपर्टी है, और ये कह रहे हैं कि इस पे मैं कब्जा कर लूंगा सारे के सारे पे। और आप देखिए ये बीच वाला एरिया नजर आ रहा है आपको, ये वाला, इसे जेरिको कहा जाता है। और ये जो जेरिको जो है यहाँ पे फलस्तीनी रहते हैं। उनकी स्कीम के मुताबिक देखिए ये जो जेरिको है ये टोटली अलाइनेट हो जाएगा। इसको ना ये जॉर्डन, ये वाला जॉर्डन एरिया है, ये वाला जो है ये जॉर्डन है, ना ये जॉर्डन से हेल्प ले पाएगा, ना यहाँ से अब बाकी फलस्तीनियों से ले पाएगा। ये लोग टोटली अलाइनेट हो जाएंगे। तो ये वाला जो है जॉर्डन वैली है, इस जॉर्डन वैली पे वो कब्जा करने की बात कर रहे हैं। और यूएई इसी का नाम लेके इस डील को जस्टिफाई कर रहा है कि मैं उनकी जॉर्डन वैली को एरेक्स करने का जो प्लान है उसे फ्रस्ट्रेट करने वाला हूँ इस डील के थ्रू। अब देखिए इस मैप में थोड़ा साफ नजर आ रहा है, देखिए ये वाला जो है ये जेरूसलम है, देखिए ये थोड़ा साफ साफ बनाया हुआ है इस मैप में। और यहाँ पे जो है मस्जिद अल अक्सा है, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पिंच कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी फलस्तीन और इसराइल की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ, इनकी कन्फ्लिक्ट की, और मैं आपको बता देता हूँ कि मस्जिद अल अक्सा का क्या कन्फ्लिक्ट। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। देखिए इसराइल और फलस्तीन की हिस्ट्री जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जो लेफ्ट साइड से मैप दिख रहा है आप इस पे ध्यान रखिएगा, राइट साइड पे नहीं। तो ये जो लेफ्ट साइड से मैप है मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ उसको। मैं आपको बता दूं कि ये जो फलस्तीन है, ये वाला जो आज इसराइल और फलस्तीन है, उस टाइम पहले फलस्तीन हुआ करता था। 1517 से लेकर 1917 तक ये ओटोमन अंपायर, एक मुस्लिम अंपायर के अंडर था। और 1917 में क्या हुआ, वर्ल्ड वार 1 में ओटोमन अंपायर हार गया और ये फलस्तीन जो है एरिया सारा का सारा ब्रिटिश के पास चला गया, ब्रिटिश का कब्जा हो गया इस पे, इंग्लैंड का कब्जा हो गया इस पे। तो इंग्लैंड ने जूस से वादा किया था कि हम आपको एक सेपरेट होमलैंड देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको यहाँ बसाना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि जो फलस्तीन है, ऐसा नहीं है कि इसमें खाली फलस्तीनी ही रहते थे। 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी से ही यहाँ पे जूस भी रहते थे, पर बहुत कम तादाद में। पर वर्ल्ड वार 1 के बाद इन्होंने यूरोप से जूस लाना, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना शुरू किए। यहाँ तक कि जूस खुद भी यहाँ पे आके बसना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनके साथ प्रॉमिस किया था इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड की प्रोटेक्शन के अंडर आके वो यहाँ पे आके एज रेफ्यूजीज रहने लगे। उसके बाद क्या, जब जूस की पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो गई, फलस्तीनी तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा थे यहाँ पे, उन्होंने ये व्हाइट कलर का जेरूसलम दिख रही है आपको, ये व्हाइट कलर का जेरूसलम, यहाँ पे मस्जिद अल अक्सा के कंपाउंड पे उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। उस पे हम बाद में आएंगे। तो अब देखिए हुआ क्या उसके बाद, नवंबर 1947 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो है वो रेजोल्यूशन 181 पास करती है, और उसके तहत ये फलस्तीन जो है, इस फलस्तीन के 2 हिस्से कर दिए उन्होंने। एक बना दी जूइश स्टेट, ये वाली दिख रही है आपको, ये ब्लू कलर की, ये वाली ये जूस स्टेट है। 55% एरिया जूस को दे दिया और रिमेनिंग 45% जो है वो फलस्तीन को दे दिया। देख रहे हैं आप, ये वाला कलर जो है, ये ऑरेंज कलर, ये फलस्तीन था उस टाइम का, ये वाला फलस्तीन था, ठीक है। और आप देखिए आइडिया लेने के लिए, देखिए जेरूसलम कितना सेंटर में था उस टाइम। आज जेरूसलम आपने देखा यहाँ से पूरा काट लिया है, जेरूसलम भी ले गए हैं। और देखिए गाजा स्ट्रिप कितना बड़ा था उस टाइम। और तीसरा हिस्सा जो था ये वाला जेरूसलम वाला, जिसपे ये लोग लड़ रहे थे, यूएन की जनरल असेंबली रेजोल्यूशन के मुताबिक ये जेरूसलम जो है सेपरेट इंटरनेशनल मैनेजमेंट को दे दिया, और कहा ना हम फलस्तीन को देंगे, ये ना देंगे हम किनको, ज्यूज को, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इसे रेगुलेट करेगी। नवंबर 1947 को जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन पास होता है, जिसके तहत 2 स्टेट्स बनती हैं। तो 14 मई 1948 को इसराइल वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज ए स्टेट, और ये 2000 साल के बाद पहली जूइश स्टेट बनती है। और उसके जो ही इसने अपना स्टेटहुड डिक्लेयर किया, उसके बाद जो नेबरिंग मुस्लिम कंट्रीज थी, जैसे इजिप्ट था, यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ पे ऊपर सीरिया है, इराक वगैरह, मिलके उन्होंने सुबह ही, उसके दूसरे दिन ही सुबह ही फलस्तीन के अंदर घुसते हैं वो, और इसराइल पे हमला करने की कोशिश करते हैं। इसराइल जो है रिटेलिएट करता है अप्रैल 1948 में, पहला फर्स्ट अरब इसराइल वार में। वो जो फलस्तीन को एरिया मिला था उसमें से 60% एरिया उसका ले गया, 45% छोड़ गया। पूरा का पूरा वेस्ट जेरूसलम खा गया वो, यहाँ से गाजा स्ट्रिप खा गया, पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। ये आप राइट साइड से आइए, आप राइट साइड से मैं आपको समझाता हूँ। ये इतना छोड़ गया उसके पास, ये वाला राइट साइड वाला दिख रहे हैं आपको, इतना छोड़ गया, इतने में से इतना बच गया उसके पास। देखिए गाजा स्ट्रिप का नीचे का पूरा पैच ले गया। ये गाजा स्ट्रिप भी इसलिए बच गया क्योंकि उस टाइम इजिप्ट ने इस पे कब्जा कर लिया था। वेस्ट बैंक भी इसलिए बच गया कि जॉर्डन ने इसे बचा लिया, जॉर्डन के पास ये रह गया था, वरना इसे भी खा जाता वो, ठीक है। तो ये कब की बात है, अप्रैल 1948 की बात है। पर ईस्टर्न जेरूसलम जहाँ पे मस्जिद अल अक्सा थी, वो जॉर्डन ने बचा लिया, जॉर्डन के कब्जे में आ गया वो ईस्टर्न जेरूसलम, और मस्जिद अल अक्सा भी इसके कब्जे में आ गया। फिर 1967 में क्या होता है, 6 डेज वार होता है, और मुस्लिम कंट्री जो है नेबरिंग, इनमें आपस में वार होती है। और इस बार इसराइल फिर से जीत जाता है, और इसराइल क्या करता है, ईस्टर्न
ईस्टर्न जेरूसलम भी ले जाता है, मस्जिद अल अक्सा ले जाता है, ईस्टर्न जेरूसलम भी ले जाता है, और उसके बाद वेस्टर्न बैंक जो है इसके अंदर उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। जो अभी अब मैंने आपको मैप में दिखाया था क्रीम कलर का, वो सारी की सारी वेस्टर्न बैंक के अंदर इसराइलियों को बसाना शुरू कर देता है। आपको आइडिया देने के लिए बता दूं, ये जो गोलन हाइट ऊपर दिख रही है, ये है वो गोलन हाइट जो अक्सर न्यूज में आती है। ये है गोलन हाइट, ठीक है। ये किसका एरिया था? ये सीरिया का था, पर 1968 में ये भी इसराइल ने हड़प लिया। किससे? सीरिया से पूरा छीन लिया, ठीक है। उसके बाद 1980 में इसराइल एक लॉ पास करता है जिसके तहत जेरूसलम जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों के दोनों मिला के इन्होंने एक कंप्लीट यूनाइटेड कैपिटल ऑफ इसराइल इसे डिक्लेयर कर दिया जेरूसलम के कि अब ये हमारी कैपिटल है। और मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी ऑक्यूपेशन उन्होंने की है, एनेक्सेशन की है, ये सारी की सारी इंटरनेशनल लॉ के तहत इलीगल है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन की वायलेशन हुई है। ये फलस्तीन का एरिया है, अभी भी यूनाइटेड नेशंस और सारी की सारी कंट्रीज कहती हैं कि ये उनका एरिया, उनको वापस मिलना चाहिए, पर इसराइल जो है मान नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ जो मैंने न्यूज़पेपर से उठाए हैं, किताबों से उठाए हैं। मेरा काम है आपको फैक्ट्स देना, ठीक है। तो मस्जिद अल अक्सा की जहाँ बात आती है कि जैसे कि आप जानते हैं मस्जिद अल अक्सा यहाँ पे इस लोकेशन पे है, मस्जिद अल अक्सा ईस्टर्न जेरूसलम में, और ईस्टर्न जेरूसलम वेस्टर्न जेरूसलम दोनों के दोनों इसराइल के पास है। अब मस्जिद अल अक्सा का क्या है? एक 35 एकड़ का कंपाउंड है, 35 एकड़ का। उस कंपाउंड के अंदर एक मस्जिद है जिसे मस्जिद अल अक्सा कहते हैं, मुस्लिम जिसे अल हराम अल शरीफ भी कहते हैं, और जूस जो है इस कंपाउंड को टेम्पल माउंट कहते हैं, चार दीवारी को टेम्पल माउंट कहते हैं। तो मुस्लिम्स जो है वो मस्जिद अल अक्सा को थर्ड होलिएस्ट साइट कहते हैं इन द वर्ल्ड, कहते हैं कि वर्ल्ड में तीसरी सबसे होलिएस्ट प्लेस जो है वो यही है, मस्जिद अल अक्सा। और इसी कंपाउंड के अंदर एक ज़ियारत है जिसे मुस्लिम कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। ये डोम ऑफ द रॉक जो है ये 7th सेंचुरी AD का एक स्ट्रक्चर है, एक ज़ियारत है जिसे खलीफा अब्द अल मलिक ने बनाया था 1691-1692 में। और माना जाता है ये जो ज़ियारत है डोम ऑफ द रॉक, यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यहाँ से असेंड कर गए थे आसमान पे, और आसमान पे जाके वहाँ अल्लाह ताला से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस ली थी जिसे मुस्लिम्स मिराज कहते हैं। और जहाँ पे जूस की बात आती है वो मानते हैं ये जो कंपाउंड है, ये चार दीवारी जो है, यहाँ पे कभी बिब्लिकल जूश टेम्पल्स हुआ करते थे जो डिमोलिश हुए हैं, और ये चार दीवारी जो है ये बहुत पायस है, यहाँ पे किसी इंसान की औकात नहीं है खड़े होने की, तो वहाँ पे परमिशन नहीं होनी चाहिए अंदर आने की, ठीक है। ये हो गया पहला मुद्दा। उसके बाद दूसरा मुद्दा जो है वो है इस वेस्टर्न वॉल को लेकर। ये जो वेस्टर्न वॉल है ना इस कंपाउंड की, ये वाला वॉल भी जो है ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि इस वाली वॉल को जो जूइश है वो इसे वेलिंग वॉल कहते हैं, वेलिंग वॉल। और वो मानते हैं कि सेकंड टेम्पल जो था, सेकंड टेम्पल की ये आखिरी दीवार बची हुई है, और ये ओरिजिनल दीवार है हमारे सेकंड टेम्पल की, हमें यहाँ पे आके इसके साथ चिपक के हमें प्रे करने की परमिशन मिलनी चाहिए। जबकि मुस्लिम्स इस दीवार को अल बुराक कहते हैं। वो मानते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पे अंदर आए और यहाँ से आसमान पे चले गए, उन्होंने इस दीवार के साथ बुराक नाम के जानवर को यहाँ बांधा उन्होंने, और उसके बाद वो यहाँ से अंदर चले गए, अंदर आए और अंदर आके सीधा आसमान पे चले गए अल्लाह ताला से इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए। तो उनके लिए भी ये दीवार पायस है और जूस के लिए भी ये दीवार पायस है, इसीलिए सारा का सारा कंपाउंड मुस्लिम्स को भी चाहिए और ये सारा का सारा कंपाउंड जो है जूस को भी चाहिए। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि असली मुद्दा क्या है इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में। पहला मुद्दा तो ये है कि जनरल असेंबली रेजोल्यूशन के तहत जो एरिया हमें मिला था, फ़लस्तीनी ये कहते हैं, जो एरिया हमें मिला था वो सारा का सारा एरिया जो है हमें वापस चाहिए। और दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा ये है कि मस्जिद अल अक्सा जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी की थी, उसको वापस मिलनी चाहिए, हम वहाँ पे नमाज पढ़ने चाहिए, आप लोगों को यहाँ पे परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। जबकि जूस क्या कह रहे हैं? जूस कह रहे हैं कि नहीं, मस्जिद अल अक्सा का कंपाउंड हमें चाहिए, हमारी होलीएस्ट प्लेस है वो, वहाँ पे वो एरिया हमें चाहिए। ये मुद्दे हैं इनकी वजह से आपस में ये लोग लड़ते ही रहते हैं। अब जाते जाते मैं आप लोगों को दो बातों पे फिर से डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। ये है वो जॉर्डन वैली, ये वाली, ठीक है, यही वो एरिया है जिसपे प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं इसे एनेक्स कर लूँगा, इस पे कब्जा कर लूँगा। और आप देखिए जेरिको बीच में फंस जाएगा, ये फ़लस्तीनियन हैं यहाँ पर रहते हैं, वो टोटली कट ऑफ हो जाएंगे। अब से जब भी न्यूज़ में आएगा फ़लस्तीन कहाँ पे है, तो फ़लस्तीन, आज का फ़लस्तीन ये है, लाल कलर का ये फ़लस्तीन है, और आज का इसराइल ये क्रीम कलर का अपना एरिया उनका, और वेस्ट बैंक पे जो कब्जा किया ये इसराइल है, ठीक है। तो अब से आप जब भी देखेंगे फ़लस्तीनी इसराइल के फौजियों को पत्थर मारते हुए, तो समझ लेना यहीं पे कहीं इनमें आपस में भिड़न हुई है, या इसराइली उनको वहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं या उनको लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो इसी एरिया में पंगा हुआ है। तो एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो गाज़ा स्ट्रिप है ना, ये नहीं सोचिएगा कि गाज़ा स्ट्रिप जो है इंडिपेंडेंट नहीं, गाज़ा की एयर स्पेस भी
कौन कंट्रोल करता है? इसराइल कंट्रोल करता है। इसकी यहाँ पे कोस्ट भी यही कंट्रोल कर रहा है। इसका सारा का सारा एरिया जो बाहर का यही कंट्रोल, अंदर जाके इंटरफेयर नहीं करता है, पर बाहर से लॉक करके रखा हुआ है, पूरा का पूरा इसी ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। और जहाँ पे फ़लस्तीन की गवर्निंग बॉडी की बात आती है कि यार इनको चलाता कौन है, तो मैं आपको बता दूं, फ़लस्तीन जो है, फ़लस्तीन में एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी है जिसे फ़लस्तीनियन नेशनल अथॉरिटी कहा जाता है, वो चलाती है। इलेक्शंस यहाँ पे होते हैं और इलेक्शंस के बाद क्या होता है, जो भी पार्टी विक्टोरियस होती है वो यहाँ पे गवर्नमेंट बनाती है। डेमोक्रेसी है यहाँ पे। पर 25 जनवरी 2006 में क्या हुआ, इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में हमास जीत गया, हमास पार्टी जीत गई और फतेह हार गई। इनमें आपस में भिड़न हुई, कन्फ्लिक्ट हुआ, लड़े आपस में। तो उसके बाद क्या हुआ, हमास ने गाजा स्ट्रिप पे कब्जा कर लिया। ये गाजा जो है आज हमास चला रहा है, और जो अंदर यहाँ वेस्टर्न बैंक के जो एरियाज है फ़लस्तीन के, उनको फतेह चला रहा है। ठीक है। और जहाँ पे इस पूरे वेस्टर्न बैंक की बात आती है ना, कि जैसे कि आप जानते हैं वेस्टर्न बैंक के अंदर इसराइली भी हैं उन तो और फ़लस्तीनियन भी हैं। तो यहाँ पे चला कौन रहा है? जो क्रीम कलर का एरिया दिख रहा है, यहाँ पे इसराइली लॉ है। जो लॉ यहाँ पे है वही लॉ यहाँ पे भी है। ठीक है। और जो फ़लस्तीन, जो इसराइल के सेटलर्स हैं, उनको वही गवर्न कर रहे हैं। पर जब यहाँ पे लाल कलर वाले फ़लस्तीन की बात आती है, इस पे भी कब्जा है किसका? इसराइल का। यहाँ पे मिलिट्री लॉ है। लाल कलर वाले एरियाज़ के लिए इसराइल का मिलिट्री लॉ और फतेह, और जो क्रीम कलर का है यहाँ पे इसराइल का सिविल लॉ। दैट मीन्स फ़लस्तीनियों को ना तो यहाँ पे राइट्स हैं उनको वोट करने के, ना कोई बेसिक राइट्स हैं। यहाँ पे आर्मी लॉ चला रहे हैं और यहाँ पे सिविल लॉ चला रहे हैं। ये जो क्रीम कलर का एरिया जो है वेस्टर्न बैंक के अंदर, जिस पे इसराइलियों का कब्जा है, इन्हें इसराइली सेटलर्स कहा जाता है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस करने के लिए उन्हें प्राइम मिनिस्टर की परमिशन भी चाहिए और मिलिट्री की परमिशन भी चाहिए। तो नेतन्याहू ये कहते हैं कि जब मैं उस जॉर्डन वैली पे कब्जा कर लूंगा, बहुत सारी चीज़ों में चेंज आएगी। सबसे बड़ी चेंज ये आएगी कि उसके बाद इन इसराइलियों को कंस्ट्रक्शन करने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए, वो आराम से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और जहाँ पे ये लाल कलर के फ़लस्तीनियों की बात आती है, अगर ये इस क्रीम कलर वाले एरिया में आके कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इनकी कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया जाता है। ठीक है। ये यहाँ तक की स्टोरी है समझाने के लिए। अभी के लिए हम यूएई और इसराइल की डील की तरफ चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही करंट इवेंट्स और हॉट टॉपिक्स पे हम और वीडियोस लेके आने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।